आज के इस वीडियो में अपन मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के बारे में देखेंगे, जिसको अपन फ्रिंजिंग इन मैग्नेटिक सर्किट भी देखेंगे। बोल सकते हैं, देखेंगे नहीं, बोल सकते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं। देखो, मैं आपको समझा तो वो चीज़ यही दूंगा, लेकिन देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मतलब अपन को लैंग्वेज पकड़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर मैं उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। और भी जो नोट होंगे इसके बारे में, वो भी मैं आपसे को बताऊंगा। देखो, मैं इस पर वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ मैग्नेटिक सर्किट पे। तो देखो, मैं आपको फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आयरन की रिंग है, इसके ऊपर अपन ने क्या करा है, एक कॉइल को वाउंड किया है, ठीक है। इस कॉइल को अपन ने करंट दिया है, करंट सप्लाई किया है। तो क्या होता है कि एक फ्लक्स बनती है जो इसकी आयरन की कोर में सेट हो जाती है, ठीक है ना। देखो, मैं लीकेज फ्लक्स वगैरह की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यूजफुल फ्लक्स बनानी है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, इस आयरन की कोर में सेट हो जाती है। इस आयरन की कोर का मैं पाथ फॉलो कर, इस आयरन की कोर में फ्लो करती है, ठीक है। और इस एयर गैप के थ्रू पास करती है। जो फ्लक्स इस एयर गैप के पास थ्रू पास करती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एयर गैप फ्लक्स बोलते हैं, और 5G से डिनोट करते हैं। और इसी फ्लक्स को अपन डिफरेंट डिफरेंट यूज में ले सकते हैं, इसलिए अपन इसको यूजफुल फ्लक्स भी बोलते हैं। देखो, होता क्या है कि जब भी ये जो फ्लक्स लाइन है ना, ये जो लाइन फील्ड लाइन्स है ना, या फिर मैं बोल दूँ फ्लक्स है, जब ये इस एयर गैप को पास करती है ना, तो ये स्प्रेड हो जाती है। देखो, आप देख सकते हो ये बाहर की तरफ निकल गई, ठीक है। ये स्प्रेड हो गई दोनों तरफ से। जो एजेस होती है आयरन रिंग की, वहाँ पे आयरन रिंग की एजेस, या फिर मैं बोलूँ एयर गैप की जो एजेस होती है, वहाँ पे क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, या फिर इसको बल्जिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, या फिर बल्ज हो जाती है, मतलब उभरा हुआ। तो यही जो इफेक्ट होता है ना, यही जो इफेक्ट होता है, या फिर ये जो फेनोमेना, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग बोलते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया और दे दूँ, ये फ्रिंजिंग होता क्या है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब किसी भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एयर से पास करती है ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। कब? जब वो सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करती है। इसी रिपल्शन के कारण क्या होती है, ये फैल जाती है, ठीक है ना, एट द एजेस ऑफ द कोर। तो ठीक है, फ्रिंजिंग के लिए तीन चीज़ें कौन कौन सी जरूरी है। दूसरी, एक तो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में पास हो रही हो, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में पास हो रही हो। और दूसरा, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास करी हो, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है और स्प्रेड हो जाती है। और इसी स्प्रेडिंग को अपन ने क्या नाम दिया, फ्रिंजिंग का नाम दिया। अब देखो, इसी बात को अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख रखा है, देखो, द यूजफुल फ्लक्स व्हेन सेट अप इन एयर गैप इट टेंड टू बल्ज आउटवर्ड या फिर स्प्रेड आउटवर्ड एज शोन इन द फिग। जब यूजफुल फ्लक्स एयर गैप में सेट होती है तो ये स्प्रेड कर जाती है या बल्ज कर जाती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। देखो, इसी बात को मैंने सेकंड पॉइंट में ऐसे लिखा है, व्हेन क्रॉसिंग एन एयर गैप मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड्स टू बल्ज आउट या स्प्रेड आउट सच एज लाइन्स ऑफ फोर्स एट बी बी डैश इन फिग। जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एयर गैप को पास करती है, तब वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, वो बल्ज कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। अब देखो, सेकंड देखो, रीज़न फॉर दिस बल्जिंग। इस बल्जिंग का रीज़न क्या है, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस बल्जिंग का रीज़न ये है, बिकॉज लाइन्स ऑफ फोर्स रिपेल ईच अदर व्हेन पासिंग थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सच एज एयर। क्यों? क्योंकि जब लाइन्स ऑफ फोर्स किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि एयर गैप से पास करिए, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। अब भैया, ये रिपेल क्यों कर रही है एक दूसरे को, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टेट दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लाइन्स ऑफ फोर्सेज विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, क्या, कि वो जब एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है ना, एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। कब? जब वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास करिए। मैं इसको वापस से रिपीट कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है कि जब वो एक दूसरे के पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में हो, तो वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी, ठीक है। रिपेल कर, आप समझ गए होंगे, रिपेल करेगी, ठीक है, इसीलिए ये बल्जिंग हो जाती है। तीसरा, अब मैंने आपको बताया, ये जो रिपल्शन है वो यहाँ पे तो नहीं हुआ कोर में। क्यों? क्योंकि कोर मैग्नेटिक मटेरियल है और एयर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए ये जो इफेक्ट होता है, क्या बोलते हैं, रिपल्शन वाला, जो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, ये रोल में कब आती है, जब वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रही है। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एयर, आप सोच रहे हो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट कैसे हो गई इस एयर गैप में, तो एयर जो है वो परफेक्ट मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होती। आप इस बात को भी पकड़ के चलना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जो कहीं कहीं जो ये रिपल्शन है, इसको लेटरल फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेटरल तरीके से एक दूसरे को रिपेल करती है। आप ऐसे समझते होंगे लेटरल, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट। अब देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो, दैट इज वाई करके लिख रखा है मैंने,
द रिपल्सिव फोर्स विल कॉज द मैग्नेटिक फ्लक्स टू स्प्रेड आउट और बल्ज आउट एट द एजेस ऑफ द एयर गैप एज शोन इन द फिगर। यही रिपल्सिव फोर्स क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्प्रेड कर देती है, बल्ज कर देती है एट द एजेस ऑफ द एयर गैप, जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है। इस फिगर को छोटा सा करके मैंने यहाँ पे बना दिया है। फिर देखो मैंने इसको समेट के लिख दिया है, द इफेक्ट ऑफ बल्जिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द एजेस ऑफ एयर गैप इज नोन एज फ्रिंजिंग। ये जो इफेक्ट है बल्जिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द एजेस ऑफ एयर गैप, इसको क्या नाम दिया गया, फ्रिंजिंग। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया थोड़ा सा, ठीक है, आपको इसको इस पे ध्यान देना है। इफेक्ट बोल लूँ या फिर मैं बोल लूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रिंजिंग इफेक्ट। इफेक्ट क्या होते हैं फ्रिंजिंग के, या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए। बी होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो मेरी बात सुनो, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कोर से पास कर रही थी ना, तो उसका एरिया कुछ ये था, आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपैरिजन के लिए मैंने यही बना रखा है, उसके एरिया को मैंने मान लिया ए सी। लेकिन जब इस एयर गैप से फ्लक्स पास कर रही थी तो स्प्रेड हो गई। देखो अब जो इफेक्टिव एरिया है वो देखो कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो पहले जो एरिया था वो छोटा था, अब जो एरिया है वो बड़ा हो गया, ठीक है। आप इतनी बात मेरी समझ गए होंगे, इफेक्टिव एरिया अब एयर गैप में बड़ा हो गया। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे भाई, जो फ्लक्स यहाँ से पास हो रही थी ना इस कोर में, वही फ्लक्स इस एयर गैप से पास हुई। मतलब दोनों की जो फ्लक्स थी, जो कोर में फ्लक्स थी वही एयर गैप में फ्लक्स आई, दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि भैया आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो कोर की फ्लक्स है वही एयर गैप में आएगी, कोई नई फ्लक्स नहीं बनने वाली। क्यों? ये स्प्रेड तो ये एरिया तो यहाँ पे इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे तो ये कंसंट्रेटेड थी, लेकिन यहाँ पे आके इन दोनों ने सबने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये स्प्रेड कर गई। तो फ्लक्स तो उतनी ही रही लेकिन एरिया बढ़ गया। एयर गैप का जो इफेक्टिव एरिया था वो बढ़ गया और कोर का एरिया वो कम होता है। तो देखो मैंने BC लिखा है, फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इक्वल्स टू फ्लक्स इन द कोर अपॉन एरिया ऑफ द कोर। ऐसे ही फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इक्वल्स टू फ्लक्स ऑफ द एयर गैप अपॉन एरिया ऑफ द एयर गैप, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर गैप का एरिया क्या है, बड़ा है, और जो कोर का एरिया वो है छोटा है, ठीक है। लेकिन फ्लक्स दोनों में क्या है, इक्वल है। तो देखो फ्लक्स को आप रोल से हटा लो, क्योंकि फ्लक्स जब बराबर ही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो फ्लक्स डेंसिटी है अब वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर गई, एरिया पे डिपेंड कर गई। और देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख के भी बता रखी है। तो देखो कोर का एरिया कम था तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन एयर गैप का एरिया ज़्यादा था तो फ्लक्स की जो एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि ये देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इतना तो आप समझते ही होंगे। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एरिया किसका बड़ा था और किसका छोटा था। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी क्या थी, सॉरी कोर की जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो ज़्यादा थी और एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो कम थी। इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी थी कोर में और एयर गैप में वो इक्वल नहीं रही। अब देखो इसी बात को मैंने स्टेटमेंट बना के लिख रखी है, द रिजल्ट ऑफ बल्जिंग और फ्रिंजिंग इज टू इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एयर गैप। जो बल्जिंग या फ्रिंजिंग का जो इफेक्ट था वो क्या था कि जो इफेक्टिव एरिया एयर गैप का वो क्या करा, इंक्रीज कर गया। एंड दस डिक्रीज ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, उसका एरिया इंक्रीज कर गया तो फ्लक्स डेंसिटी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो एयर गैप की जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो रिड्यूस कर गई। तो मैं कह सकता हूँ कि कोर की फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा थी और एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी कम थी। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में बोल लो कि दोनों की जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो सेम नहीं थी। और देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द एयर गैप डिफरेंट फ्रॉम द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ कोर ड्यू टू द पाथ ऑफ द फ्लक्स। पाथ ऑफ द फ्लक्स की वजह से दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो सेम नहीं रही। देखो आप पहला नोट देखो, ये इंपॉर्टेंट है, द लॉन्गर इज द एयर गैप द ग्रेटर इज द फ्रिंजिंग एंड वाइस वर्सा। देखो जितना ज़्यादा एयर गैप बड़ा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, फ्रिंजिंग होगी। जितना कम एयर गैप होगा उतनी ही कम फ्रिंजिंग होगी। इससे मैं कह सकता हूँ कि जो एयर गैप की लेंथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रिंजिंग के। जितना ज़्यादा एयर गैप उतनी ज़्यादा फ्रिंजिंग, जितना कम एयर गैप उतनी कम फ्रिंजिंग। तो देखो मैंने यही यहाँ पे लिख रखा है, दैट इज करके। सेकंड नोट पढ़ो, इन अ शॉर्ट एयर गैप विद लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया द फ्रिंजिंग में भी इनसिग्निफिकेंट। अगर जो एयर गैप शॉर्ट होता है, जो एयर गैप अगर शॉर्ट हो और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा हो तो फ्रिंजिंग जो होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, इतने रोल में नहीं आती, उसको इतना काउंट में नहीं लेते, ठीक है। फिर देखो जनरली द इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एन एयर गैप ड्यू टू फ्रिंजिंग इज अज्यूम टू बी अबाउट 10%। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंक्रीज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्रिंजिंग की वजह से वो कितना अज्यूम करते हैं कि भाई 10% इंक्रीज इन एरिया अपन मान के चलते हैं कि एयर गैप में कोर के मुकाबले 10% एयर गैप, जो एयर गैप का जो एरिया वो इंक्रीज होगा, ठीक है। किसकी वजह से, फ्रिंजिंग की वजह से अपन ये मान के चलते हैं कि 10% इंक्रीज इन एरिया आएगा कहाँ पे, एयर गैप में, ठीक है। इसलिए फ्लक्स डेंसिटी उसके हिसाब से ही रिड्यूस होगी। अब नोट में देखो, फ्रिंजिंग इज रिड्यूस बाय सेलेक्टिंग हाई क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल। फ्रिंजिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाई क्वालिटी मैग्नेटिक मटेरियल को
सेलेक्ट करिए। अब देखो इन सब चीज़ को मिला के मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। द यूजफुल फ्लक्स व्हेन सेट अप इन द एयर गैप, जब यूजफुल फ्लक्स एयर गैप में सेट करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट टेंड टू बल्ज आउटवर्ड, ये क्या करती है, बल्ज बल्ज करती है आउटवर्ड की तरफ, या फिर स्प्रेड करती है कहाँ, बाहर की तरफ। बिकॉज ऑफ दिस बल्जिंग, इस बल्जिंग के कारण द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एयर गैप इंक्रीज, इस बल्जिंग के कारण जो इफेक्टिव एरिया था एयर गैप का वो क्या करा, इंक्रीज कर गया। एंड द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ एयर गैप डिक्रीज, एरिया इंक्रीज कर गया तो फ्लक्स डेंसिटी जो होगी एयर गैप की वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्रिंजिंग, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग। थैंक यू।